एक सर्प ने बताया, भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। एक समय की बात है, नाग और नागिन एक पहाड़ी पर बैठे थे। तब नागिन ने कहा, हे स्वामी, आज मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। दोस्तों, तब नाग ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट कर सकूं। दोस्तों, फिर नागिन बोली, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। दोस्तों, फिर नाग ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है, इसलिए मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। जब तक मैं कहानी सुनाऊं, तुम उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी से हमेशा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। दोस्तों, तब नागिन ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं आपकी पूरी कहानी मन से सुनूंगी। और दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस कहानी को पूरे ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, फिर नाग ने कहानी को सुनाना प्रारंभ करता है। बहुत समय पहले एक किसान नदी के किनारे अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। उसके तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता की कड़ी मेहनत का परिणाम है। खेतों की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने ढेर सारे मवेशी खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया कि पूरा परिवार आराम से रह सके। दोस्तों, उसी समय किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े होकर खेतों को देख रहे थे, जहां धान की फसल पककर तैयार थी और खेतों में लहराती हुई बालियां दिखाई दे रही थीं। किसान का सबसे छोटा बेटा अनुज अपनी मां से बोला, मां, आप सही कह रही हैं। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। खलिहान में काम करना मुझे बहुत पसंद था। दोस्तों, अनुज अपने पिता की तरह खेतीबाड़ी में निपुण था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना। ये सारे काम वही संभालता था। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे थे, मनोहर और मंजीत। मनोहर ज्योतिष का काम करता था और उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मंजीत एक बड़ा व्यापारी था और वह भी खूब धन कमा रहा था। पूरे परिवार में सुख शांति थी और कोई कष्ट नहीं था। दोस्तों, एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, मेरा अंत समय निकट है। तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं कि बच्चों के बीच जमीन जायदाद का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों बेटे मिलजुल कर रहें और कभी कोई भेदभाव न हो। जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर बिखर जाता है। दोस्तों, तब किसान की पत्नी ने वचन दिया और फिर किसान की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम तीनों कभी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं करोगे और हमेशा मिलजुल कर रहोगे। दोस्तों, तब तीनों बेटों ने अपनी मां से कहा, मां, हम पिताजी की इच्छा का सम्मान करेंगे और हमेशा प्रेम से रहेंगे। मां यह सुनकर बहुत खुश हुई। सबसे बड़ा बेटा मनोहर ज्योतिष में निपुण था, इसलिए लोग उससे सलाह लेने आते थे और उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। दोस्तों, इसी तरह दूसरा बेटा मंजीत व्यापारी था, उसकी भी आमदनी अच्छी थी। लेकिन सबसे छोटे बेटे अनुज की हालत थोड़ी कठिन थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता,
फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता जितनी उसके दोनों बड़े भाई करते थे। दोस्तों फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे मनोहर और मंजीत अपने पिता का वचन भूलने लगे और वे अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों अनुज की पत्नी को यह देख दुहक होता था कि उसके दोनों जेठ जेठानी आराम से जी रहे हैं, जबकि वे लोग अब भी पिताजी के वचनों का पालन कर रहे हैं। फिर एक दिन अनुज की पत्नी ने कहा, मेरे भाई ने हमें अपने घर बुलाया है। उसने हाल ही में नया घर बनाया है और गृह प्रवेश के लिए हमें निमंत्रण दिया है। दोस्तों तब अनुज ने जवाब दिया, देखो खेती में बहुत काम है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मायके जा सकूं। अगर मैं चला गया तो खेती का काम खराब हो जाएगा। दोस्तों फिर पत्नी गुस्से में बोली, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। दोस्तों फिर पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा बेटा अनुज कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों इस पर उसकी पत्नी ने कहा, अगर हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तब पत्नी की बात सुनकर अनुज ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। दोस्तों फिर नाग कहता है, हे प्रिय, किसान के सबसे छोटे बेटे अनुज की बहू पहले से ही परेशान थी। उसने देखा कि दोनों बड़े जेठ और जेठानी आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि वह और उसका पति सारा काम कर रहे हैं। फिर वह अनुज से बोली, क्या हमने सारे घर का काम करने का ठेका दे रखा है? हम दोनों मिलकर घर और खेत का काम करते हैं और आपके दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ मौज-मस्ती करते हैं। कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है कि हम भी थोड़ा आरामदायक जीवन जिए। वे तो बाहर रहकर मौज कर रहे हैं और हम यहाँ सारे काम में लगे रहते हैं। दोस्तों फिर नाग कहता है, हे प्रिय, उसकी पत्नी की बात सुनकर अनुज की नींद खुल गई। उसकी पत्नी ने आगे कहा, अब मेरी बात सुनो, जायदाद का बंटवारा कर लो ताकि हम अलग रह सकें। अगर हम अलग होंगे तो हमें भी कुछ समय घूमने के लिए मिलेगा। तब अनुज को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है और वह सोचने लगा, मेरे काम की वजह से ही मेरे भाई आराम से जी रहे हैं, जबकि हम नौकरों की तरह लगे रहते हैं। दोस्तों फिर एक दिन जब सारे भाई खाना खा रहे थे, तब किसान के सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ और भाइयों से कहा, मुझे अब जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए, मैं अब और शामिल नहीं रह सकता। तब उसकी बात सुनकर माँ को धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर रहो, लेकिन छोटे बेटे ने कहा, माँ अब मैं और नहीं रह सकता। दोस्तों फिर दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। फिर जमीन जायदाद के कागज तैयार होने लगे, लेकिन बंटवारे से पहले किसान की पत्नी ने अपने तीनों बेटों से कहा, बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। तब माँ की बात मानकर अगले दिन सारे बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़े। फिर मंदिर में दर्शन के बाद जब सभी वापस लौट रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। आप सबको भी भूख लगी होगी, चलो किसी जगह बैठकर कुछ खा लेते हैं। दोस्तों तब गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जिसमें पास में खाने की दुकान भी थी। तब सबने वहां रुककर खाना खाने की सोची। फिर माँ ने कहा, बेटा हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं रुपयों की थैली कहीं भूल आई हूँ। अब हमें घर पहुँचने और खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि बिना पैसे हम घर भी नहीं जा सकते और ना पेट भर सकते हैं। एक ही उपाय है कि मैं बहुओं के साथ मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई किसी गांव जाकर काम ढूंढो। जो भी तुम कमा कर लाओगे उसी से हम खाना खाएंगे और घर पहुंचेंगे।
दोस्तों फिर तीनों बेटों ने अपनी मां की सलाह मान ली और अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा अनुज एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। तब अनुज ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? तब वहां खड़े लोगों ने कहा, इस जमीन के हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है, इसलिए हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों तब अनुज ने उनकी बातें सुनी और कहा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर वहां के लोग बोले, यदि तुम हमें धान उगाने का तरीका सिखा दोगे तो हम तुम्हें चांदी की 200 मुद्राएं भेंट करेंगे। दोस्तों अनुज, जो कि एक निपुण किसान था, उन्हें समझाने लगा, गोबर और मिट्टी को मिलाकर गोलियां बना लो और उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोली में बीज डाल दो और सूखने दो। फिर गांव वालों ने अनुज की बात ध्यान से सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब अनुज ने कहा, इन्हें इस जमीन में डाल दो, जिससे गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज अंकुरित हो जाएगा। दोस्तों गांव वालों ने अनुज के सुझाव का पालन किया और वह बंजर जमीन हरी भरी हो गई। तब खुश होकर गांव वालों ने अनुज को 200 चांदी की मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर वह अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। दोस्तों दूसरी ओर किसान का दूसरा बेटा मंजीत घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंचा जहां उसने एक दुखी व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठे देखा। तब मंजीत ने उससे पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास लग रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने संपत्ति बांट दी, लेकिन एक काली बिल्ली को बांटना मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी और हमने उसकी टांगों को आपस में बांट लिया। एक दिन बिल्ली छत से गिर गई और उसकी वह टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में थी, जिससे मैंने उस पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को चूल्हे के पास गर्मी अच्छी लगती थी, इसलिए वह वहां सो गई। तभी चूल्हे से एक चिंगारी तेल लगी पट्टी पर गिरी और आग लग गई। बिल्ली के भागने से आसपास के घरों में आग फैल गई। अब गांव वाले मुझे दोष दे रहे हैं क्योंकि आग उस टांग से लगी जो मेरे हिस्से में थी। पंचायत ने फैसला किया कि मुझे ही सारा नुकसान भरना होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? तब मंजीत ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो। यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने कहा, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। फिर मंजीत ने शर्त मान ली और कहा, जाओ अपने गांव के लोगों और बुजुर्गों को इकट्ठा करो, मैं भी आता हूं। दोस्तों फिर जब गांव वाले जमा हो गए तो मंजीत ने कहा, सच है कि बिल्ली की वजह से नुकसान हुआ और यह भी सच है कि टांग इस व्यक्ति के हिस्से में थी। लेकिन सोचिए, बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर कैसे भाग सकती थी? उसने तो अपनी सही 3 टांगों से भागकर आग फैलाई। अब आप ही बताइए, दोष किसका है, जख्मी टांग का या सही टांगों का? दोस्तों तब मंजीत की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। पंचायत ने फैसला किया कि 3 सही टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। इस तरह जख्मी टांग का मालिक खुश हो गया और उसने मंजीत को 400 सोने की मुद्राएं दी। तब मंजीत भी अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। दोस्तों फिर किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम मनोहर था, कमाई के लिए बाहर गया। चलते चलते वह एक बड़े घर के पास पहुंचा जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जिससे वह सोचने लगा, इतने आलीशान घर में कौन और क्यों रो रहा है? फिर घर के बाहर एक पहरेदार खड़ा था तो मनोहर ने उससे पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने जवाब दिया,
आप अंदर जाइए, वहां आपको पता चल जाएगा। फिर मनोहर अंदर गया और देखा कि एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा है। तब मनोहर ने उससे पूछा, आपको क्या कष्ट है? आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? दोस्तों, फिर उस व्यक्ति ने कहा, भाई, हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने का आदेश दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। यह कहते ही वह मंत्री फिर से रोने लगा। दोस्तों, मंत्री की बात सुनकर मनोहर ने कहा, तुम चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और हाथी का वजन पता लगा दूं तो मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा? फिर मंत्री ने जवाब दिया, अगर तुम इस समस्या का हल निकाल दोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। फिर शर्त मानने के बाद मनोहर ने कहा, मुझे हाथी के पास ले चलो। फिर मंत्री उसे हाथी के पास ले गया। फिर मनोहर ने कहा, इस हाथी को नदी के किनारे ले चलो जहां कई नौकाएं हों। फिर नदी किनारे पहुंचने पर मनोहर ने नाव वाले से कहा, हाथी को नाव पर खड़ा करो। फिर जैसे ही हाथी को नाव पर खड़ा किया गया, नाव पानी में डूबने लगी। जब नाव का डूबना रुक गया तो मनोहर ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशान लगाओ और फिर हाथी को नाव से उतार लो। दोस्तों, नाव पर निशान लगने के बाद मनोहर ने कहा, अब नाव में उतने पत्थर भरो जब तक वह उसी निशान तक नहीं पहुंच जाती जहां हाथी के वजन से रुकी थी। फिर सभी ने बड़े बड़े पत्थर नाव में भर दिए और जब नाव उसी निशान तक पहुंच गई तो मनोहर ने कहा, अब पत्थरों को बाहर निकालो और उनका वजन तोल लो। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही हाथी का वजन होगा। दोस्तों, तब हाथी का वजन पता चल गया और मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने मनोहर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तब मनोहर मुद्राएं लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। जब तीनों भाई अपनी अपनी कमाई लेकर मंदिर पहुंचे तो सभी ने मिलकर प्रेम से खाना खाया। हालांकि जितना पैसा उन्होंने कमाया था वह सारा खाना खाने में खर्च हो गया। उनके पास सिर्फ इतना पैसा बचा जिससे वे घर वापस जा सके। फिर घर लौटने पर किसान की पत्नी ने अपने बेटों के सामने रुपयों की थैली निकालकर रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इसे छुपाया था ताकि तुम समझ सको कि एकता में कितनी शक्ति होती है। तुम तीनों ने मिलकर कमाई इकट्ठा की, तभी हम सबको खाना मिला और घर लौटने का साधन मिला। अगर तुमने अपनी कमाई अलग अलग रखी होती तो ना हम खाना खा पाते और ना ही घर लौट पाते। दोस्तों, इस तरह उसने आगे कहा, याद रखना, जब तक झाड़ू बंधी रहती है तब तक सफाई होती है। अगर उसकी सीकें बिखर जाती हैं तो वह किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह जब तक तुम तीनों भाई एकजुट रहोगे इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन घर की उन्नति रुक जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी तुम तीनों के बीच बंटवारा नहीं होने दूंगी। दोस्तों, फिर नाग कहता है, हे प्रिय, किसान की पत्नी की बातों को सुनकर किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग न होने का संकल्प लिया। उन्होंने यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी और जो भी कमाई होगी उसे एकत्रित करेंगे। फिर एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, फिर नाग ने नागिन से कहा, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, लेकिन यह सच नहीं है। बंटवारे की नौबत तब आती है जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है। ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन जीने लगते हैं, जबकि कम कमाने वाले भाई की अहमियत कम हो जाती है। जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है तो उसे यह बात बुरी लगती है। वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत करके ही जीना है तो क्यों न अलग रहें, ताकि जो भी कमाई हो
वह सिर्फ हमारा हो। यही सोच भाइयों के बीच दरार डालती है और बंटवारा हो जाता है। दोस्तों, माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वे अपने बच्चों को यह सिखाएं कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा, सभी भाई अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें और मिलकर निर्णय लें, तो बंटवारे की नौबत नहीं आएगी। और बहुओं को भी एक समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में परिवार कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, 5 ऐसी बातें हैं जिन्हें भाइयों और उनकी पत्नियों को गुप्त रखना चाहिए ताकि परिवार की एकता बनी रहे। नंबर 1, अपने भाई के दुख या निजी बातें कभी दूसरों से साझा न करें। ऐसा करने से रिश्तों में दरार आ सकती है। नंबर 2, अगर किसी भाई को धन हानि हो तो इसे दूसरों को न बताएं। धन का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी जानकारी बाहर देने से प्रतिष्ठा घटती है। नंबर 3, अगर आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो इसे कभी सार्वजनिक न करें। यह रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है। नंबर 4, अपने घर परिवार और पत्नी के बारे में बातें दूसरों से साझा न करें। पत्नी का सम्मान न करने वाले पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। नंबर 5, अगर किसी भाई को धोखा हुआ हो तो इसे भी बाहर न बताएं। इससे आपका मखौल उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, फिर नाग नागिन से कहता है, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है। शादी से पहले यह रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन शादी के बाद इसमें खटास आ सकती है। इसके 5 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, बहन को नजरअंदाज करना। भाई को शादी के बाद भी अपनी बहन को वही प्यार और सम्मान देना चाहिए जो पहले देता था। नंबर 2, भाभी की नाराजगी। अगर बहन भाभी से सही व्यवहार नहीं करती तो भाई इससे प्रभावित होता है। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। अगर भाई बहन शादी के बाद औपचारिक हो जाते हैं तो यह रिश्ते में दूरी ला सकता है। नंबर 4, शादीशुदा जिंदगी में दखल। बहन को भाई की निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। नंबर 5, ताना मारने की आदत। अगर बहन भाई को बार बार ताने देती है तो भाई इससे परेशान हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। दोस्तों, नाग कहता है कि इन सब बातों का ध्यान रखकर भाई बहन के रिश्ते को हमेशा मजबूत रखा जा सकता है। दोस्तों, इस तरह पूरी कहानी सुनने के बाद नागिन पूरी प्रफुल्लित हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यह तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।